बूढ़ी माँ ने लालची औलादों को कैसे सिखाया सबक। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं गिर पड़ी हूँ। सुनीला जी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तो सुनीला जी अपनी हिम्मत को लगाते हुए दीवार के सहारे किसी भी तरह अपने कमरे में पहुंची और घर में काम करने वाली ममता को फ़ोन किया। ममता, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ बेटा, मैं बाथरूम में गिर पड़ी हूँ, मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। बेटा, कमर में बहुत चोट आई है, जिसके कारण मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। ममता भी घबराते हुए बोली, ठीक है अम्मा जी, मैं अभी आती हूँ, आप चिंता मत करिए। ममता जल्दी से उनके पास पहुंची तो उनकी हालत देख घबरा गई और बोली, अम्मा जी, आपको तो अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। अम्मा जी, आप कहे तो भैया या दीदी को फ़ोन करके बता दूँ? हाँ हाँ ममता, जल्दी से मेरे बेटे को फ़ोन करके बुला दो, उसका दोस्त अस्पताल में डॉक्टर है, तो मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि बेटा मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। दीदी को भी फ़ोन कर दो, वो तो कुछ देर में ही आ जाएगी, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना रात में मेरे साथ रहने के लिए। ठीक है अम्मा, कहकर ममता पहले रोहित के पास फ़ोन किया। भैया, आप अम्मा से बात कर लो। कांपती हुई आवाज़ में सुनीला जी बोली, बेटा मैं बाथरूम में गिर पड़ी हूँ, बेटा तुम इतना जल्दी तो नहीं आ पाएगा, इसलिए तुम अपने दोस्त के पास फ़ोन करके बोल दो, मैं अभी थोड़े ही देर में उसके हॉस्पिटल में पहुँचूँगी, क्योंकि बेटा मेरे पास अस्पताल में देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। रोहित भड़कते हुए बोला, माँ संभल कर चलना नहीं आता क्या? जब देखो तब पैसे के लिए मुंह उठाकर फ़ोन कर देती हो। ठीक है, आप जाओ, मैं पैसे उसके खाते में भेज दूंगा। और रही बात मेरे आने की, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, आप वहाँ अकेले मत रहिए, वहाँ है ही क्या, जो भी ज़मीन जायदाद है बेचकर मेरे पास शहर में रहो, लेकिन आप बात सुनती कहाँ हो। और आप इन छोटी छोटी बातों पर फ़ोन करके डिस्टर्ब मत किया करो। बेटा मैं शुरू से गांव के माहौल में रही हूँ, यहाँ के लोगों से बात करके मेरा दिन कट जाता है, पर तेरे शहर में मुझे कोई ना जानने वाला है, ना ही पहचान वाला है, और ना ही कोई बात करने वाला। एक एक पल मेरा पहाड़ जैसा गुजरता है, यहाँ तो सब अपने हैं। ठीक है, मैं अभी ज़रूरी मीटिंग में हूँ, जैसे ही फुर्सत होती है मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर दूँगा। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। सुनीला जी असहाय होकर ममता को देखने लगी। बिना कहे ही ममता उनकी बेबसी को समझ गई। फिर ममता उनकी बेटी रोशनी को फ़ोन किया। दीदी, आपसे अम्मा जी बात करना चाहती हैं। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? बेटा मेरी कमर में चोट लग गई है, बेटा तुम जल्दी से आ जाओ। मम्मी मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अभी मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उनको अकेला छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। मम्मी आप एक काम करो, आप मेरे ससुराल में ही आ जाओ, यहाँ उनके साथ आपकी भी सेवा हो जाएगी। बेटा तुम तो जानती हो ना कि मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी, और वो भी रहने के लिए। समधन जी तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती। दुखी होते हुए सुनीला जी ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग अपने अपने घर परिवार में खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। अपनी ज़िंदगी में सुनीला जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। जिंदगी के इस राह में आज उन्हें यह भी सीख अच्छी तरह से मिल गई कि अगर अपना शरीर साथ ना दे तो कोई सगा नहीं होता।
चाहे वह अपना ही औलाद क्यों ना हो। दोनों बच्चों से मिन्नतें करने के बाद सुनीला जी की बची खुची हिम्मत जवाब दे रही थी। दर्द के कारण बेहोशी भी छाने लगी थी। सुनीला जी ममता से बोली, ममता, अब मेरी उम्र हो चली है। उम्र के इस पड़ाव में भला मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मेरी परेशानी को भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। ममता, यह वही बच्चे हैं जिनके पालन पोषण करने में मैं अपने आप को भी भुला चुकी थी। ममता, मैं 35 वर्ष की थी जब जीवन साथी ने मुझे छोड़कर चला गया। जमाने के साथ संघर्ष करके अकेले के दम पर दोनों बच्चों का पालन पोषण किया था। ममता, मैं कपड़े लाकर सिलती थी, फिर दुकान में देती थी। उनसे जो भी पैसे आते मैं इन लोगों के पढ़ाई लिखाई में लगा देती थी। देखो, आज वही बच्चे जब काबिल हो गए हैं तो अपनी माँ को ही भूल गए। वही बेटी की शादी भी अच्छा घर परिवार देखकर कर दी। सब अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त है। इस बुढ़िया को कोई देखने वाला नहीं है। ममता, अब मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा है। बेटा, अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। ममता बोली, ठीक है अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाती हूँ। ममता ने जल्दी जल्दी सुनीला जी के ज़रूरत के कपड़े, साबुन आदि जहाँ तक वह सोच सकती थी एक बैग में रख दी। उसी समय एम्बुलेंस भी आ गई। ममता घर में ताला लगा दी और सुनीला जी के साथ अस्पताल पहुंच गई। सुनीला जी अपने बेटे के दोस्त का नाम भी बता दिया वहां के कर्मचारियों को। डॉक्टर राकेश की मदद से अस्पताल में भर्ती होने में उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टर राकेश की मदद से उनका सही इलाज शुरू हो गया। एक्सरे के बाद पता चला कि उनके कमर की हड्डी में गुम चोट लगी है। उन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है और डॉक्टर राकेश को पता था कि वह घर में अकेले रहती हैं, इसलिए वह सख्त हिदायत दे दी, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती यहीं अस्पताल में रहेंगी। रोज़ सुबह शाम ममता सुनीला जी के लिए खाना बनाकर ले आती, साथ में बाज़ार से फल और जूस भी लेकर आती थी। एक एक करके पड़ोसी भी उनको देखने आ रहे थे। धीरे धीरे सभी के प्यार और साथ से सुनीला जी ठीक हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। दुख इस बात से था कि दोनों बच्चों को उन्होंने अपनी बीमारी की खबर दी थी। आज पूरे 12 दिन हो गए, किसी को उनके सुध लेने की फुर्सत ना मिली। जो खून के रिश्ते थे वो पराये हो गए, लेकिन जो दूसरे लोग थे वह दिन रात एक करके उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। ममता और डॉक्टर राकेश के देख रेख से सुनीला जी अब ठीक हो गई। जिस दिन सुनीला जी घर जाने वाली थी उस दिन उनके बेटे का फ़ोन आया। माँ, आप कैसी हो? माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो डॉक्टर राकेश को पैसे नहीं दे पाया क्योंकि यहाँ भी बहुत खर्च है। कोई बात नहीं बेटा, अपना पैसा अपने पास ही रखो। राकेश ने मुझसे कोई फीस नहीं लिया और इलाज भी बहुत अच्छे से किया। बेटा, दुनिया में अभी भी इंसानियत बची है। माँ, आप कहना क्या चाहती हो? सीधे सीधे कहो ना। आपको दूसरे की मजबूरी नहीं दिखती तो मत सुनिए। चलो, मैं तो इतना दूर हूँ तो नहीं आ पाया, लेकिन आपकी लाडली बेटी क्यों नहीं आई? वह तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो तो आ सकती थी ना। बेटा, तुम मेरा हाल पूछने के लिए फ़ोन किए हो या मुझे ताना देने के लिए? मुझे कुछ नहीं सुनना, फ़ोन रखो, बहुत हो गया। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी रोशनी का फ़ोन आया। माँ, आप कैसी हो? माँ, मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरे सास ससुर हैं, मैं उनको छोड़कर आपके पास नहीं आ सकती।
भैया को तो आना चाहिए, और भाभी को देखो, वह तो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभाती। सुनीला जी भी उदास होते हुए बोली, बेटा मुझे कोई सफाई नहीं सुनना तेरा, तुम लोग अपना अपना काम देखो, मेरे लिए ममता है। इतना कहकर फोन रख दिया। इस घटना के बाद उन्होंने अपने भविष्य को देखते हुए कुछ निर्णय लेने का मन ही मन फैसला किया। पूरे 12 दिन बाद सुनीला जी अपने घर वापस आई थी। ममता ने पूरे घर को करीने से साफ सुथरा कर रखा था और सजाया था। सुनीला जी का वेलकम भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया। यह देखकर सुनीला जी के आंखों से आंसू छलककर गाल पर आ गए और आंसुओं को सुनीला जी ने अपने आंचल में समेट लिए, क्योंकि आज उन्हें जीवन के खेल में एक नया शब्द इंसानियत क्या होता है वह सीखा था। इंसानियत का मिसाल थे डॉक्टर राकेश और ममता। ममता के पति का निधन हो चुका था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, जिसका पालन पोषण लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके किया करती थी। सुनीला जी को अब किसी अपने की ज़रूरत थी, इसलिए ममता का व्यवहार देखकर उन्होंने अपना मकान और ज़मीन जायदाद सब ममता के नाम कर दिया। सुनीला जी, ममता और उसके बच्चे सभी मिलकर घर में खुशी खुशी रहने लगे। सुनीला जी अब तो ना बेटी के पास फ़ोन करती और ना ही बेटे के पास। उनके बेटा बेटी भी अपने ज़िंदगी चैन से जी रहे थे। अचानक एक दिन रोशनी का फ़ोन आया। माँ, आप फ़ोन क्यों नहीं करती हो? क्या हो गया? सुनीला जी बोली, आजकल समय ही नहीं मिलता है बेटा। क्यों, क्या हो गया कि आपको 2 मिनट बात करने का भी फुर्सत नहीं है? तभी ममता के बच्चे सुनीला जी से बोला, दादी दादी कहानी सुनाओ ना। तो रोशनी चौंक कर बोली, यह किस बच्चे की आवाज़ है? ममता के बच्चे हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि इसे भी घर की ज़रूरत थी और मुझे अपनों की, इसलिए उन्हें इसी घर में आश्रय दे दी। माँ, आप हम लोगों से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझी, अपने मन का सब काम करती हो। यह आपने अच्छा नहीं किया। उसने अपने भाई रोहन को फ़ोन किया। भैया, क्या आप जानते हो, माँ ने अपना सारा ज़मीन जायदाद सब उस नौकरानी ममता को दे दी। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ गांव में आ जाओ। ठीक है, मैं अभी 2 दिन के अंदर गांव पहुँचता हूँ। ठीक 2 दिन बाद दोनों भाई बहन सुनीला जी के पास पहुँच गए। रोहन ने पहुँचते ही, माँ माँ कहाँ हो आप? क्या मैं आपके इतने बड़े कदम उठाने की वजह जान सकता हूँ? तभी रोशनी अपने भाई के पीछे से बोली, हाँ माँ, मैं तो 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं मरी नहीं थी कि आपने मुझे यह बात बताना ज़रूरी नहीं समझा। माँ, हम दोनों आपके बच्चे हैं। आपके हर चीज़ पर हमारा अधिकार है, ना कि उस ममता का। सुनीला जी भी भूत बनी खड़ी सब सुन रही थी। उन्होंने बस यही सवाल किया, बेटा तुम दोनों को यहाँ आने के लिए छुट्टी कैसे मिल गई? जिस दिन तुम दोनों के आगे मैं गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, उस दिन तुम लोगों ने सीधा मेरे मुंह पर मना कर दिया यहाँ आने से। पूरे 15 दिन मैं अस्पताल में भर्ती थी। सभी आसपास के लोग मुझे देखने आए, जो नहीं आए वह फ़ोन पर हाल चाल पूछा करते थे, लेकिन मेरे खुद के औलादों ने मेरी कोई सुध नहीं ली। रोशनी, तुम जो यह बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, यह वसीयत की खबर सुनकर, वैसे तुम तो दौड़ी दौड़ी चली आई और मेरी सेवा करने के लिए तेरे पास समय नहीं था। अरे मैं मानती हूँ कि तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ज़्यादा खराब थी और तुम उसमें व्यस्त थी, तो दामाद जी को क्यों नहीं भेजा मेरा हाल चाल पूछने के लिए? कम से कम फ़ोन पर तो खबर ले ही सकती थी, लेकिन तुम्हारा एक दिन भी फ़ोन नहीं आया। तुम भी माँ बन चुकी हो,
सोचो मेरे दिल पर क्या बीती होगी उस दिन। मुझे यह एहसास हुआ कि शायद तुम लोगों के जीवन में अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा, हमें इस उम्र में कोई सहारा चाहिए जो मेरे दुख को समझे और मेरा ख्याल रखे। जब तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया, उस समय ममता ही थी जो पूरे दिल से मेरी सेवा की और इस घर को संजो कर रखा। बेटा, मेरी एक निर्णय पर तुम दोनों दौड़ कर आ गए और सवालों के बौछार कर दिए। लेकिन बेटा, क्या तुम लोगों का अपने माँ के प्रति कोई कर्तव्य और दायित्व नहीं है? क्या जिंदगी भर माँ ही बच्चों के लिए सोचती रहे? बेटा, जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं आसानी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने अपनी सारी सुख सुविधा, इच्छाओं की आहुति देकर तुम दोनों की परवरिश की। यदि मैं जानती कि तुम लोग बड़े होकर ऐसे मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी तुम लोगों के पीछे नहीं गंवाती। छोड़ो, यह सब कहने सुनने से कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरा निर्णय अटल है। तुम लोगों को यहाँ रुकना है तो आराम से रुक सकते हो, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे ज़मीन जायदाद पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो सेवा करेगा वही मेरे संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। माँ, आपने यह अच्छा नहीं किया। मैं अपने हक के लिए कोर्ट तक जाऊंगा, रोहन ने चिल्लाते हुए बोला। इस पर सुनीला जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मैं इसका भी इंतज़ाम कर दी हूँ कि मैं वकील साहब से सारा कागजात बनवाकर तैयार कर ली हूँ। अब तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम दोनों के रग रग से वाकिफ़ हूँ, इसलिए तुम लोगों से 2 कदम आगे का सोचती हूँ। आज से मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दी हूँ। रोहन और रोशनी शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। अब पछतावा के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। रोहन ने अपने माँ को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। माँ, अपने ज़मीन जायदाद से भले ही बेदखल कर दो, लेकिन दिल से कभी नहीं निकालना। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपके पास आऊँगा। आपका प्यार और अपना आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा बनाए रखना माँ। फ्रेंड्स, आशा करते हैं यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।